हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के हमारे लाइव टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें 20th नंबर का लाइव टेस्ट हमने 14 सितंबर को आप लोगों के लिए दिया था। ठीक है, ये टेस्ट के कंटेंट्स एग्जाम शुरू होने से पहले ही बन चुके थे, तो 20 टेस्ट मैंने प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया था और वो सारे के सारे मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी से कभी भी दे सकते हैं। इनका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू गिव देम, इफ यू डोंट वांट टू गिव, अभी के लिए आप पीवाईक्यू मॉक्स पर रिलाई करिए। अगर आपके आने वाले दिन में एग्जाम है, जरूरी नहीं है ये करना। और जिनका प्री निकल चुका है, एग्जाम हो चुका है, फिर भी आपको कोई टेस्ट रह गया है, तो आपको भी पता है टीयर 1 और टीयर 2 में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है, और हमारे मॉक्स का लेवल ऑलरेडी अच्छा था, तो ये टेस्ट आपको टीयर 2 में भी हेल्प करेंगे। तो आप अभी लगा सकते हैं, क्योंकि इस मंथ के एंड तक अवेलेबल है, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 20th मॉक जो हुआ था, इसका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पे। कुछ फ्री प्लेलिस्ट हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अलग अलग जगह पे वीडियोस मिल रहे होंगे, सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूँ। ठीक है, तो और एक क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, इसमें जो भी टॉपिक आपको फंसता है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसकी वीडियो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आप क्विकली कवर कर सकते हैं इफ यू नीड। और बाकी यहाँ पे एक सीएचएसएल टीयर 2 की टेस्ट लाइव टेस्ट होते हैं हमारे, वो अभी एग्जाम के चलते बंद किया हुआ है। जैसे एग्जाम खत्म होंगे तो वो भी कंटिन्यू हो जाएंगे, उसके बाद सीजीएल टीयर 2 के भी कंटिन्यू हो जाएंगे, और ये आपके सीजीएल टीयर 1 के तो ऑलरेडी सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल है इस मंथ के एंड तक। जो ये टेस्ट था, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था, जिससे रिसेंटली एग्जाम है वो ना दे। ठीक है, और जो जनरली मोटिवेट या डिमोटिवेट होता है एग्जाम को देख के, तो वो भी ना दे। तो लिमिटेड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने दिया है, लेकिन मेरा काम था यहाँ पे आपको आके एनालिसिस कराना, इसका सेफ स्कोर बताना, सारी चीजें बताना, तो वो मैं करूंगा, और साथ के साथ मैथ्स से सोल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है, इसका जो ऑनगोइंग एग्जाम है उससे कोई लेना देना नहीं है, पहले की सारी चीजें हमने प्रोवाइड करा रखी है। इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो एवरेज स्कोर गया वो लगभग 121 मार्क्स गया आउट ऑफ 200। टॉपर का स्कोर 185.5 गया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर 121 से 140 के बीच में चल रहा है। 180 या 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले 4 एस्पिरेंट्स हैं। 150 या 150 से ज्यादा करने वाले 821 एस्पिरेंट्स हैं। 130 या 130 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3269 कैंडिडेट्स हैं। टोटल हम यहाँ पे 6518 कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। परसेंटाइल आप देखेंगे तो टेस्ट के अंदर लोगों की क्या क्या परसेंटाइल चल रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर, मीडियन स्कोर और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर, ये तीनों चीज दिख जाएगी। ये सभी स्टूडेंट्स का एवरेज जिन्होंने टेस्ट दिया था, ये उन सभी का मीडियन स्कोर है, और ये इन सभी लोगों का। रीजनिंग का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले हमारे पास 109 एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले 4123 कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 6000 समथिंग एस्पिरेंट्स। तो वी कैन से परसेंटाइल वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 40 से आपका कम जा रहा है इस टेस्ट में, तो परसेंटाइल आपकी 38.53 रह जाती है, जो कि कम है। तो 40 प्लस तो आपको रीजनिंग में मिनिमम लाना था। एवरेज स्कोर की बात करें, ये 38.5 है, और मीडियन स्कोर 41.5। जो अच्छा स्कोर रीजनिंग में माना जाएगा इस पर्टिकुलर टेस्ट में, वो 44 या 44 प्लस माना जाएगा, जिसकी प्रिपरेशन मानी जाएगी कि हाँ रीजनिंग की अच्छी है। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स में एवरेज स्कोर 33.73 का है, मीडियन स्कोर 37.5, और जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है उसका मीडियन से ज्यादा आना चाहिए एटलीस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बच्चों ने कितना 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 147 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे 48 या 48 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने, ठीक है, फिर 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले 2678 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 6500 कैंडिडेट्स। जीके की बात करेंगे तो 44 या 44 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3 ही कैंडिडेट, 50 आउट ऑफ 50 किसी का भी नहीं आया। जीके का लेवल इस पर्टिकुलर पेपर का थोड़ा हार्ड था, तो एवरेज और मीडियन स्कोर यहाँ पे 13 से 14 की रेंज में चल रहा है। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, यहाँ पे मैथ्स का लेवल आप मॉडरेट साइड रख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात करेंगे तो ये इजी टू मॉडरेट के सेक्शन में ही जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स के बाद, मैथ्स का भी थोड़ा सा मॉडरेट माइनस ही कह सकते हैं हम, तो जीके हार्ड में जाएगा। और हमारा इंग्लिश सेक्शन जो है वो मॉडरेट की साइड कह सकते हैं। 35 एवरेज स्कोर चल रहा है, मीडियन स्कोर 37.5 है, और सभी एस्पिरेंट्स का डेटा 50 आउट ऑफ 50 करने वाले कितने हैं, 48 प्लस कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो पर्टिकुलर शिफ्ट का जो एग्जाम था, इसका जो सेफ स्कोर होगा वो 128 से 135 की रेंज में हो सकता है, लाई करे। ठीक है, 128 प्लस आपका स्कोर आया है इस पर्टिकुलर टेस्ट में रिजर्व कैटेगरी से, तो भी अच्छे चांसेस हैं कि आप टीयर 1 क्लियर कर सकते हैं आपका, अगर अपकमिंग डेज में एग्जाम है और आपने ये दिया है। तो इससे प्रिपरेशन का लेवल मतलब आपका 128 प्लस गया है, तो इसमें ठीक है, और चांसेस हैं कि आपको टीयर 2 दिखने का मौका मिले। बस ये आइडिया के बेस्ड होता है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने दिया है। मुझे जो लगता है टेस्ट जो हमने बनाया उसका लेवल के ध्यान में रखते हुए कि अगर इससे ज्यादा किसी बच्चे का आ रहा है तो उसके बहुत अच्छे चांसेस है, बाकी इससे कम आ रहा हो तो भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है,
ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ऐसे ही है। और पेपर डे जब आप एग्जाम देते हैं उस दिन बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है, उस टाइम आपका माइंडसेट क्या है। और 15 से 20 नंबर का फर्क इसमें भी आ रहा था। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो जनरली 150 स्कोर कर रहे थे पीवाईक्यू मॉक में और एग्जाम देके आए पता चला 130 ही रह गया। और ऐसे भी है जो 150 एवरेज में स्कोर कर रहे थे, एग्जाम देके उनका 160 चला गया। सेम डिफिकल्टी लेवल की शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वेरिएशन एग्जाम डे वाले दिन बहुत आता है। तो अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, बिना प्रेशर के आप एग्जाम दीजिए अगर आपको 2024 टीयर 1 देना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी ऑफिसर बैच यूजर्स के लिए और मैथ्स कोर्स यूजर्स के लिए टारगेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया हमने 16 से। कोर्स के अंदर आपको डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, आप किसी भी चीज से चुके ना। ठीक है, तो ये एक 16 सितंबर से, जिनका पहले हो चुका है उन लोगों के लिए। बाकी एक जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा आफ्टर टीयर 1 एग्जामिनेशन। तो जिनका भी एग्जाम है उन्हें किसी चीज पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना एग्जाम दो, उसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी ये अवेलेबल रहेगा तो उनके पास एक्सेस रहेगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैथ्स के सॉल्यूशंस देखते हैं हम सारे के सारे किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैथ्स का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 48,000 रुपीज है, जिसे हमने 20% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड टेस्ट पे दिया 9 मंथ्स के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली। हमें बताना है अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो जब डायरेक्टली अमाउंट बताना हो तो हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान रहती हैं। आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%, क्वार्टरली की बात कर रहे हैं मतलब हर 3 महीने में ब्याज लगेगा। तो इसे मैं क्या करूंगा 3 महीने के लिए, आप कहेंगे सर 20%, या तो डायरेक्टली क्वार्टर लिखा तो मतलब 1/4, 4 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 5%। तो हर महीने 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा 5% का। टोटल 9 मंथ्स है तो 9 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितनी साइकिल्स लगेंगी 3। तो मेरे पास अमाउंट क्या आएगा, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल 48,000 हो गया, 5% होता है अगर 20 रुपए निवेश करेंगे आप तो उसका कितना बनेगा 21 बनेगा। और यहां पे हम क्या कर देंगे इसका क्यूब कर देंगे क्योंकि 3 बार हो रहा है, आपको अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। 20 का क्यूब मुझे पता है क्या होता है 8,000 और 8,000 से मुझे पूरा का पूरा कटेगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6। अब यहां पे देखो 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो कौन से ऑप्शन से कर सकते हैं, यूनिट डिजिट 4 ऑप्शन की डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट से कर लो। 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 6 क्या देगा 6। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप 5% के हिसाब से इफेक्टिव निकाल लेते। अगर हमसे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू में ना पूछ के नियरेस्ट पूछता कि किसके आसपास आंसर हो सकता है, तो 5% का 3 साइकिल्स में इफेक्टिव बनता है 15.7625%। आप कहते ये तो प्रिंसिपल को अगर हम 100% मान लेते तो 100% इसे रिप्रेजेंट करता तो 1% कितना हो जाता 480 के बराबर। और अगर मुझे अमाउंट बताना था तो इसमें 100% और ऐड करता, मैं कहता 115.7625 इनटू में 480, ये भी मुझे क्या दे देगा मेरा आंसर दे देगा। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेशन में पूछता तो हम कुछ इस तरीके से भी सोच सकते थे, एग्जैक्ट वैल्यू में तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ रहा है, काम खत्म हो गया। यूनिट डिजिट डिफरेंट थी, यूनिट डिजिट से कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास दो टावर्स दे रखे हैं पी और क्यू। ठीक है, उनके बीचों बीच एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास टावर पी का हमें दे रखा है यहां पे 30 डिग्री और टावर क्यू का हमें दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, सीक्वेंस में देखना है, पी और क्यू यहां पे लिखा है 30 और 60। ठीक, हमें बताना हाइट का रेशियो क्या होगा टावर पी और टावर क्यू का। अब ये क्योंकि पी और क्यू के बीच में बिल्कुल मिडल में है तो मैं कह सकता हूं अगर ये वाली साइड एक्स है तो ये वाली साइड भी क्या होगी एक्स होगी। ठीक, अब √3 के 30 डिग्री के केस में क्या होता है, ये वाली साइड अगर 1 रेशियो है तो ये वाली साइड √3 होती है। तो मैं कह सकता हूं √3 रेशियो अगर x के बराबर है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी x/√3 हो जाएगी। अगर इधर देखें 60 डिग्री के केस में अगर ये 1 रेशियो होता है तो ये √3 रेशियो होता है। तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, ये x√3 हो जाएगा। p और q का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो x/√3 रेशियो √3x और ये मुझे दे देगा 1:3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर हमें P दे रखा है और एक सर्कल का सेंटर हमें Q दे रखा है।
दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट पे, और आगे कहता है पीए, जो ये वाली लेंथ है इसे हमने आगे एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से कि दूसरे सर्कल को डी पॉइंट पर और इसे सी पॉइंट पर कट कर रहा है। ये वाला एंगल सी पी बी ये 120 डिग्री दे रखा है, हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा, ये वाला एंगल बताना है। अच्छा कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ में आई कि अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो एक डायमीटर की तरह रिएक्ट कर सकता है ये, ठीक है, टच कर रहा है, ये वाली लाइन स्ट्रेट जा रही है सेंटर से पास होती हुई, तो ये डायमीटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो या तो अगर आप इसे जोड़ें यहां पे और इसे जोड़ें तो 90 डिग्री आएगा, उसका मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, हमें ये एंगल बताना है ना। अगर ये वाला एंगल मिल गया तो ये वाला एंगल हम इजीली बता सकते हैं, क्यों देखते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक आर्क है, ये सेंटर पे एंगल अगर 120 डिग्री बना रही है तो यहां पे एंगल कितना बनाएगी? क्या ये 60 डिग्री बनाएगी? इसका आधा, है ना। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो अब दूसरे वाले, इसे देखो, दूसरे वाले सर्कल को देखो, मेरे पास सर्कल जा रहा है ये, ठीक है। इसमें एक मेरे पास क्या बनेगा? ये लाइन है, ये लाइन है, सेंट्रल एंगल एक्स बताना है। अगर मैं यहां पे एक कंस्ट्रक्शन कर दूं तो आप कहेंगे सर जो ये वाला एंगल होगा एक्स तो क्या होगा? इसका डबल होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा, और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा के बराबर ही होगा। क्यों होगा? आप कहेंगे सर ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। और ये अगर क्वाड्रिलेटरल को देखूं, डी ए बी के नाम दे दो, डी ए बी के, ये क्या बनेगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये क्या बनेगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 120, तो ये कितना हो जाएगा? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 180 माइनस 120 ये आ जाएगा 60। और अगर ये 60 हो गया तो सेंटर पे एंगल जो बनेगा, यहां पे डीबीआर को मैं देख रहा हूं, मेजर सेगमेंट पे एंगल बना रही है 60, तो सेंटर पे एंगल क्या बनेगा? 60 का डबल, तो 2 इंटू 60 ये हो जाएगा मेरे पास 120। क्लियर है सभी लोगों को? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी थी। देखो मेरे पास ये फिगर दे रखी है, तो सबसे पहले तो मैंने कहा मुझे ये वाला एंगल दे रखा है 120 डिग्री, तो इसे एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां से आगे की चीजें निकालना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहां पे सीबीआर को देखा, सेंटर पे अगर 120 एंगल बना रही है तो यहां पे क्या बनाएगी? अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल हो जाएगा, इसका आधा ही हो जाएगा 60 डिग्री। बाकी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेरे पास, अगर मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बनाऊं और कोई भी लाइन से मैंने सपोज ये वाली एक्सटेंड कर दी, तो हम पढ़ते हैं ये वाला एंगल अगर थीटा होगा ना तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे अल्फा और थीटा ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम 180 होता है, इसलिए ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर रहता है। तो मैंने कहा ये अगर 60 डिग्री और मैं थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लूं, मैं थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा कोई एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, तो ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं अब इस आर्क को देख लूं, डीबी आर्क को, तो पेरिफेरल पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे कितना बनेगा? इसका डबल, ये आ जाएगा 120 डिग्री। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 79 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान बता दो क्या होगा। इजी है। आप कहेंगे सर पहले तो दोनों जगह +2 कर लेंगे, तो मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 81 आया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 9 आएगा। लेकिन x ग्रेटर देन 0, तो ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया 9। x प्लस 1 अपॉन एक्स 9 होता है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है? 702। ये तो सभी लोगों को याद भी होगा, वरना आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू होगी 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9। ये फॉर्मूला लगा दो तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर बता दो जो इन तीनों को डिवाइड करके रिमाइंडर दे 3, 7 और 11। तो मैं कह सकता हूं ग्रेटेस्ट नंबर किस किस चीज को काट पाएगा। इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो 3 घटा दो इसमें से, 172 उससे कटना चाहिए। इसमें 7 रिमाइंडर दे रहा है, 7 घटा दो तो 258 इससे कटना चाहिए। और इसमें रिमाइंडर कितना दे रहा है? 11, तो 11 घटा दो, मेरे पास 344 आना चाहिए। अब कौन सा बड़ा से बड़ी संख्या है जो तीनों को काट सके? अब देखो 4 ऑप्शंस मेरे पास दे रखे हैं, 35, 45 तो हो ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट 5 है, तो इससे वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 या 5 आएगा।
बचे ये दो ऑप्शन 43 और 37। 43 से देखो क्या इसे काट सकता है 43 इंटू में 4 ही जाएगा ये। 43 से कट रहा है क्या 37 से कट रहा है ये? 37 से काटेंगे तो नहीं कटेगा ये, तो 37 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चले आगे, बाकी आप इनका एचसीएफ निकाल लेते तब भी आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसकी सारी साइड्स मेरे पास 12 दे रखी हैं, ठीक है। हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन है वो निकाला जाता है जिसका डायमीटर हमारे पास 6 है। फ्रॉम ईच फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल ब्लॉक, सारे जो फेसेस हैं उनमें से एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक निकाला जाता है जो जिसका डायमीटर 6 है। तो हमें बताना है सरफेस एरिया क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का। अब देखो 6 फेस मैंने दिखाया, डायमीटर ये ऐसे ही ये ऊपर निकला हुआ है, इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा। तो 6 फेसेस हैं, जो चेंजेस आएंगे वो 6 फेसेस पे आने वाले हैं। हमें बताना जो अभी सॉलिड मेरे पास बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब हेमिस्फीयर किस तरीके का होता है आप देखिए, हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का होता है। जब मैं रिमूव करूंगा एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन जिसका डायमीटर 6 है, तो आप कहेंगे सर देखो रेडियस हो गया 3, तो मेरा सरफेस एरिया कितना बढ़ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इतना तो मेरा एरिया बढ़ गया, घटा कितना आप कहेंगे सर ये था ना ऊपर का जो फेस था अब वो गायब हो गया, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल बनता है तो पाई आर स्क्वायर कम हो गया। एक हेमिस्फेरिकल डिस्प्रेशन बनाने से एरिया में इतना चेंज आया कि इतना मेरा एरिया एक्चुअली में बढ़ रहा है। और कितने फेसेस हैं 6 फेसेस हैं, 6 फेस में ऐसे बनाया गया है तो इंटू में 6 कर दिया। तो मेरा जो ओरिजिनल एरिया होता एक क्यूबॉइडल ब्लॉक का उससे इतना एरिया बढ़ जाएगा। क्यूबॉइडल ब्लॉक का एरिया कितना होता है साइड का 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो मेरे पास 6 और साइड क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो टोटल जो नया सरफेस एरिया आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिनोमिनेटर में 7 की फॉर्म में भी दे रखा है, तो पूरा सोल्व करके हम अपना आंसर निकालेंगे। आप यहां पे चाहें तो 6 को कॉमन ले सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 6 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस मेरे पास यहां पे पाई आर स्क्वायर बचेगा तो 22/7, रेडियस कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये वाली वैल्यू आएगी। 5 2 ठीक है, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता दिख नहीं रहा अभी। चलो पहले एक काम करते हैं, 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं 144 में, तो ये बेटर रहेगा। 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया और यहाँ पे 84 और 2 86, माइनस मेरे पास यहाँ पे 9 6 जा 54, 54 2 जा 108 और 108 में 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8811 डिवाइडेड बाय 7। ये प्लस का साइन है, माइनस का गलती से लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 जा 7 1 जा 7 48, 6 जा 68, 9 जा और 5/7 ये बचेगा। तो 864 इसमें ऐड कर दो, 864 प्लस 169 इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। तो 9 और 4 13, लास्ट में 3 आएगा, फिर 5/7 और यहाँ पे कुछ वैल्यू जाएंगी। ऑप्शन देखो कौन सा है, सब 5/7 भी हो 3 भी हो और वैल्यू जा रही हो, तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन नंबर सी सेट बैठ रहा है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। करके देख लो चाहे तो। 3 यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड 103 यही है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, एक सर्कल उसके अंदर डाला जाता है जो उसे टच करता है ए बी बी सी और सी ए को पी क्यू एंड आर पॉइंट पे। ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी, कुछ इस तरीके से दे रखा है। चलो ए बी को फिलहाल मैं ए मान लेता हूं, बी सी को बी और सी ए को सी। हमें क्या दे रखा है, हमें ए बी माइनस बी सी, तो ए माइनस बी ये दे रखा है 5, ए बी माइनस ए सी, ए माइनस सी ये दे रखा है 3,
पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है 36। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एसी का मान बता दो, एसी मतलब सी का मान मुझे बताना है। तो ये बेफालतू में सर्कल डलवाया और उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सोल्व करके आंसर निकाल लो। सर्कल वाले पार्ट का कोई नीड ही नहीं था। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं अगर, तो ये रिजल्ट देगा मुझे 2a माइनस बी माइनस सी, और ये 8 के बराबर आ जाएगा। अब यहां से मैं a का मान निकाल सकता हूं, अगर इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 3a बनेगा, bc कट गया और ये आया 44, तो a आया 44/3। हमें क्या बताना है, हमें c का मान बताना है, तो ये 44/3 है, माइनस 3 करूंगा इधर तो c का मान मिल जाएगा, तो c आ गया 44/3 माइनस 3 तो 9 35, 44 माइनस 9 35/3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है। अगला सवाल, a 60 डिग्री दे रखा है, तो हमें बता दो इसका मान क्या होगा। तो डायरेक्टली करेंगे, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, sec 60 का मान 2 होता है, tan स्क्वायर 63 होता है, 12 sin 30 का मान 1/2 होता है। 3 प्लस ये तो 3 बनेगा, माइनस 3 कट गया, 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 3। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एक आदमी डिसाइड करता है कि वो 15 किलोमीटर 75 मिनट्स में कवर करेगा। इनिशियल 3/5 डिस्टेंस को उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया और रिमेनिंग डिस्टेंस को कुछ स्पीड से कवर किया होगा। हमें बताना है लास्ट 2/5 डिस्टेंस को किस स्पीड से उसने कवर किया है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर 75 किलोमीटर है, कितना टाइम है टोटल, 75 मिनट्स है। 3/5 डिस्टेंस अगर मैं इसका निकाल लूं तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर। किस स्पीड से करा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करा है, तो कितना टाइम लगा होगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 9/10, और क्योंकि ये मेरे पास किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है तो आर में आएगा, यहाँ पे मिनट्स में दे रखा है तो मिनट्स में ही निकाल लो, तो इंटू 60 कर देते हैं, तो यहाँ पे लग गई मेरी 54 मिनट्स। अब बचा कितना मेरे पास, रिमेनिंग डिस्टेंस 15 माइनस 9 6, रिमेनिंग टाइम 21 मिनट। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम क्योंकि मिनट्स में डिवाइडेड बाय 60 करूंगा आर में करने के लिए, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोल्व करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 से काट दिया 2 और 7, 120/7 क्या होता है 17, 1/7 यही आएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एक आदमी एक काम को 3 दिन में, एक वीमेन एक काम को 5 दिन में, और एक बच्चा एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कितने बॉयज को असिस्ट करना चाहिए, एक आदमी और 2 औरतों को, जिससे कि काम हमारा एक दिन में निपट जाए। कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर जब भी टाइम दे रखो टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लूंगा 15, ए का एक दिन का काम आ जाएगा 15/3 5, बी का वीमेन का एक दिन का काम आ जाएगा 3, और चिल्ड्रन का एक दिन का काम आ जाएगा 1। एक आदमी, 2 औरतें और x बच्चे टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 6 11 प्लस x, और हमें एक दिन में टोटल काम कंप्लीट करना है। टोटल काम कितना है 15, तो x का मान कितना आ गया 4। 4 बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फटाफट से, हाइट एंड डिस्टेंस का एक और सवाल हमारे पास। मेरे पास क्या कहता है कि एक ग्राउंड है, उसके ऊपर हमने 2 पोल खड़े कर दिए, एक 40 मीटर है दे रखा है, एक 58। चलो हमसे कहता है इनके बॉटम के बीच की दूरी है 24 मीटर, तो इनके टॉप की बीच की दूरी बता दो। मतलब हमें ये दूरी फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो एक काम करते हैं,
ये बॉटम की दूरी अगर मैं परपेंडिकुलर यहां से बना दूं तो ये भी मेरे पास क्या होगा 24 है, ये भी 24 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट खड़े होंगे पोल, रेक्टेंगल बनेगा। अब ये 24 आ गया, ये 58 है, ये 40 है, तो यहां से लेके यहां तक 40 होगा, तो ये वाली दूरी 58 माइनस 40 ये 18 हो जाएगा। 18 24 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, ये दूरी बनानी है। आप कह सकते हैं सर दिख रहा है ये मेरे पास क्या है, ये 6 इंटू 3 है, ये 6 इंटू में 4 है, तो 4 और 3 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 5 के साथ, तो ये 6 इंटू में 5 ये आ जाएगा 30। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास डीआई पे बेस्ड है, फटाफट से देखें। देखो यहां पे दो तरह के समर कैंप है, समर कैंप ए और समर कैंप बी। ठीक है, समर में कितने कितने बच्चे इन समर कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं, ईयर वाइज डेटा दे रखा है। ठीक है, ए का ब्लू से और बी का ऑरेंज से। हमसे क्या पूछा है, रेशियो बता दो जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं समर कैंप ए में 2014, 16 और 17। 2014, 16 और 17 कितना हो गया ये 300, 520। इसका रेशियो किसके साथ बताना है, स्टूडेंट जो समर कैंप बी में एनरोल हुआ है 15, 18 और 19। 15, 18 और 19 ये वाली वैल्यू 440, 520, 720। 440, 720 क्या रेशियो आएगा, 0 से 0 कट गया, 4 से कट जाएगा, 13:18। चलें आगे। बाकी जैसे ही आपने देखा था यहाँ पे ये 520 बन रहा था मेरे पास और आगे सम करके बताना था, तो 520 किसका फैक्टर है, चारों ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो 520 मेरा 15 से नहीं कटेगा, 20 से नहीं, 22 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 4 जा 52 होता है, 18 से भी नहीं कटेगा। तो मेरा अगर इसका एक फैक्टर ही यहाँ पे रेशियो में आ सकता था तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होता। बाकी इस क्वेश्चन में तो एक चीज जरूरत नहीं थी, मुश्किल क्वेश्चन में ये चीज मदद करती है। अगला सवाल, a प्लस बी माइनस सी 6 दे रखा है, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी 13, तो इसका मान बताना है। अब हमारे पास क्या, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, उससे भी आ जाएगा, वरना यहाँ पे क्या है मेरे पास दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान लो, तो मैं सी को कर देता हूं 0। अगर सी को 0 कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस बी 6 आ गया, ये हट गया, ये हट गया, ए बी का मान कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 13। हमें क्या बताना है, सी अगर हट गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab क्या है मेरे पास 13, ये किसके बराबर 6 के स्क्वायर के, तो ये तो मेरे पास बनेगा 36, ये बनेगा 26, बचेगा कितना 10। हो गया खत्म। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर कुछ जूस है, सपोज करो जूस यहां तक भरा हुआ है उसके अंदर। अब हमने क्या करा, इसके अंदर स्फेरिकल शेप की आइस क्यूब्स डाली, तो मैंने कुछ ऐसी आइस क्यूब इसके अंदर डालनी स्टार्ट करी। अब जितनी इसके अंदर आइस क्यूब डलेंगी, जो उसकी वॉल्यूम होगी उतनी वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जूस की हाइट है ना वो 40 सेंटीमीटर से राइज कर जाती है, कंटेनर का रेडियस हमें दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 18, तो हमें बताना है कितनी आइस क्यूब्स डाली गई होंगी इस कंटेनर के अंदर अगर उनका रेडियस जो आइस क्यूब्स है वो 6 है। तो ये वाला तो मुझे दे रखा है 40, ये डायमीटर हमें कंटेनर का अगर 18 दे रखा है तो मैं कह सकता हूं ये होगा रेडियस 9। नंबर ऑफ आइस क्यूब्स अगर मुझे बतानी है तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ आइस क्यूब स्फेरिकल शेप के तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, किसके बराबर, क्योंकि सिलेंडर में जो हाइट है वो बढ़ी है 40 से, तो यही वॉल्यूम होगी जो बराबर होगी इन आइस क्यूब्स की वॉल्यूम के। वॉल्यूम होती है पाई, रेडियस है मेरे पास 9 स्क्वायर इंटू में 40। सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे हम यहाँ पे, पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हट जाएगा,
ये 3 से ये 3 कट गया, 4 से काटूंगा 40 को तो 10 रह जाएगा, तो मेरे पास n का मान कितना आ गया 90। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक हिस्टोग्राम दे रखा है जिसमें कुछ वर्कर्स दे रखे हैं, उनका डेली वेज दे रखा है कितना कितना है, 400 से 450 के बीच में इतने हैं, 450 से 500 के बीच में इतने हैं, इस तरीके से उनके डेली वेजेस दे रखे हैं। हमसे कह रहा है कि डिफरेंस बता दो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जिनके डेली वेज लेस देन 500 है एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जिनके डेली वेज 600 या 600 से ज्यादा है। तो 500 या 500 से, जिसके 500 से कम है तो 500 यहां पे है मेरे पास, 500 से कम वाले कितने हैं 45 प्लस 30 ये हो गया 75। और अगर मैं बात करूं 600 या 600 से ज्यादा तो 55 प्लस 35 तो ये हो गया मेरे पास 90। इनका डिफरेंस बताना है, ये हो गया 15। क्वेश्चन खत्म। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक शॉपकीपर 32% डिस्काउंट देता है एमआरपी पे एक आर्टिकल के और उसके बाद भी उसे 40% का प्रॉफिट होता है। अगर उसे 36 रुपीज का प्रॉफिट होता है एक आर्टिकल पे तो हमें बता दो एमआरपी क्या होगा नियरेस्ट टू एन इंटीजर। आप कहेंगे सर प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। 40% प्रॉफिट है तो मैं कह सकता हूं 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, ये 36 के बराबर है। तो मेरे पास 4 से काट दूंगा तो 10% 9 के बराबर और 100% कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास 90 के बराबर होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। पहले 4 से काटा तो ये 9 आया, 10% 9 के बराबर, 100% 90 के बराबर। कॉस्ट प्राइस मिल गया मुझे, प्रॉफिट मिल गया, एमआरपी पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी पता है, हमें बताना है बस एमआरपी क्या होगा। आप कहेंगे सर एमआरपी और कॉस्ट प्राइस को जोड़ता है सेलिंग प्राइस। एमआरपी पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 32%, तो कितने का बेचेंगे 68% पे बेचेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मेरे पास है 90, प्रॉफिट कितना है 40%, तो कितने पे बेचेंगे 140% पे बेचेंगे। ये दोनों हो गए सेलिंग प्राइस। सोल्व करके हमें एमआरपी का मान बताना है क्या आएगा। आप यहां पे काट लो, देखो पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज काट लो। ये मेरे पास 68 144 से कट जाएगा दोनों, ये तो आ गया 35 और ये वाली वैल्यू आ गई 17। एमआरपी हो जाएगा 90 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 17। 35 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 315, कई बार कैलकुलेशन में हम देखते हैं ये चीज, डिवाइडेड बाय 17 कर लो क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमें। मेरे पास यहाँ पे 17 1 जा 145, 8 जा 136 होगा, 9 बचेगा 90, फिर 5 जा 0.50 है, तो उसके बाद लगभग 3, लगभग ये वैल्यू आएगी। नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताएंगे तो 185 आंसर सही चला जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक बोट है जो 554 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 3.6 आवर्स में कवर कर सकती है। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड का हमें रेशियो दे रखा है 3:2। हमें बताना है बोट को कितना टाइम लगेगा 40.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 39.3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर देखो इसे अगर मैं 3x मान लूं या 3x तो दे ही रखा है, तो 3a मान लूं और इसे मैं 2a मान लूं, तो मेरे पास कंबाइंड क्या हो जाएगी स्पीड 5a हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई डाउन स्ट्रीम स्पीड, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस ही हो जाएगी a। हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 3.6 आवर्स में जाता है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहां से अगर मैं देखूं 54 किलोमीटर जाया जा रहा है 3.6 आवर्स में, तो पॉइंट हटाया एक 0 लग गई। 36 से 18 से काट देंगे 2 और 3 और ये आ गया 15 किलोमीटर पर आवर क्या है मेरी डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये तो 5a के बराबर होनी चाहिए, तो a कितने के बराबर हो गया मेरे पास, ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरे पास क्या हो जाएगा a था मेरी अपस्ट्रीम स्पीड, तो ये हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड 15। हमें बताना है 40.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 40.5 डिवाइडेड बाय 15 इतना टाइम लगेगा, और 39.3 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 39.3 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 3। सोल्व करेंगे, यहां पे अगर मैं काटूंगा तो 2 टाइम्स, फिर 105 7 टाइम्स, यहां पे काटूंगा 13.1
सम हो गया मेरे पास 15.8। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एक शॉपकीपर है जो एक टेबल 4800 की और एक चेयर को 2100 की खरीदता है। टेबल को 12% के प्रॉफिट पे और चेयर को 5% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो हमें बताना है ओवरऑल गेन परसेंट क्या होगा। अब देखो दोनों तरीके हैं, आप क्या करो, इसका ईच से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू निकाल लो, फिर चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है उससे प्रॉफिट निकाल लो, फिर जो टोटल प्रॉफिट आया उसे आप इन दोनों के कंबाइंड कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके निकाल लो, आ जाएगा आंसर। लेकिन इतना सब नहीं करना, एग्जाम में थोड़ा स्मार्टली चलो। वो हमें परसेंटेज बतानी है ना, तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में मैटर नहीं करता, उसका रेशियो मैटर करता है। तो यहाँ पे ये 4800 है, 4800 है और ये 2100 है। तो मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगी मेरे पास। ये मेरे पास टेबल थी, ये चेयर थी, ठीक है। फिर 3 से काट दोगे तो ये वाली वैल्यू 18 और ये वाली वैल्यू 7 आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया ये। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है मेरे पास, यहां पे मेरे पास 12% का प्रॉफिट हो रहा है और सेकंड केस में 5% का। क्या मैं डेविएशन कंसेप्ट लगा के कर लूं डायरेक्टली? आप कहेंगे सर डेविएशन लगा लेते हैं अगर मैं, तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, मैं मान लेता हूं बेस वैल्यू, छोटे वाले को जनरली मान लेते हैं, तो मैंने कहा 5% का प्रॉफिट अगर मैं एवरेज मान लेता हूं, एज्यूम्ड मीन मान लिया, तो मेरे पास क्या होगा, यहां पे डेविएशन 0 का आएगा और यहां पे आएगा +7 का। कितने पे, 18 पे। 18 इंटू 7 कितना होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 18 इंटू 7 126, और कितने में बटेगा ये, 18 + 7। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने यहां पे, ठीक है, ये 18 नहीं 16 जाएगा, सॉरी ये आएगा 16, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे 16 इंटू 7 करना पड़ेगा। 16 इंटू 7 क्या होता है, 112 होता है। तो 112% सम करेंगे, 16 + 7 23। सॉल्व करो, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 5 23 4 जगह आएगा 92, ठीक है। तो 4 और फिर बचेगा मेरे पास 20, तो 5 + 4 9, 20/23%। दिस विल बी माई प्रॉफिट परसेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। एक आइटम के प्राइस को 25% घटाया जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर 3 किलो ज्यादा खरीद पाते हैं 360 रुपीज के। ओरिजिनल प्राइस बता दो। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं। हमें पता है अगर अमाउंट जो हम खर्च कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो अमाउंट हमारा किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। और अमाउंट अगर कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी हो जाता है, या क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहां पे, अगर मैं ओल्ड वर्सेस न्यू की बात करूं, ये मेरे पास प्राइस हो गया और क्वांटिटी हो गया। प्राइस रिड्यूस हुआ 25% से, तो 1/4 मतलब पहले 4 था तो अब कितना हो गया 3। तो मेरे पास क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, अगर पहले मैं 3 परचेज कर पा रहा था सेम रुपीज देके, तो अब कितनी परचेज कर पाऊंगा, 4। अब यहां पे हमसे आगे कहता है कि कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं हम, 3 किलो एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं यहां पे। तो यहां पे 1 रेशियो एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 किलो को। तो 1 रेशियो 3 किलो के बराबर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा ओरिजिनल प्राइस। तो आप कहेंगे सर ओरिजिनली कितना खरीद पाता होगा, यहां पे 3 × 3 9 kg ओरिजिनली खरीदता होगा। कितने का खरीदता था, 360 का। तो पर केजी प्राइस कितना हो गया, आप कहेंगे सर 360 डिवाइडेड बाय 9, यह आ गया 40 रुपीज 40 पर केजी क्या रहा होगा, मेरा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस रहा होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी सोचने का तरीका होता है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है, या फिर आप कई बार सोच ही नहीं पाते, एग्जाम सेंटर में दिमाग नहीं काम करता इतना, तो दिक्कत रहती है। फिर भी मैं एक बार तरीका बता देता हूं। अब यहां पे तो हमने क्या करा था, अमाउंट को कांस्टेंट किया था, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में क्या करता, मैं कोशिश करता क्वांटिटी को कांस्टेंट करने की, तो आप कहते सर जितना मेरा प्राइस में ड्रॉप आएगा, इसमें क्या हो गया, अगर मैंने क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दिया तो आप कहेंगे सर जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज अमाउंट में भी आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं यहां पे कि प्राइस मेरा 25% घटा, तो और मैं पहले जितनी क्वांटिटी ही खरीदता हूं, तो मेरे पास जो अमाउंट मुझे पे करना है वो भी 25% कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास बचा हुआ कितना है, आप कहेंगे सर 25% आपने प्राइस कम पे करा सेम क्वांटिटी के लिए, तो अब मेरे पास यहां पे एक्स्ट्रा कुछ बच गया, 25%
ओरिजिनल वैल्यू के पैसे बच गए ना मेरे प्राइस कम होने की वजह से, तो ये मेरा क्या है, सेविंग है। अगर मैं सेम क्वांटिटी खरीदता हूं तो मेरे इतने पैसे सेव हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो पैसा सेव होना चाहिए था मेरा, इसकी भी मैं क्या कर लेता हूं, एक्स्ट्रा चीजें ले लेता हूं। तो रिड्यूस्ड प्राइस में क्या हो रहा है, हम 3 किलो और एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये 3 किलो रिड्यूस्ड प्राइस की तो कीमत होगी। मैं दोबारा एक चीज रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि हमारा प्राइस 25% कम हुआ। अगर मैं पहले जितनी क्वांटिटी खरीदता तो मुझे क्या करना पड़ता, इसका 25% कम पे करना पड़ता। ठीक है, तो मैंने चलो वो ट्रांजेक्शन पूरी कर ली, इसका 25% कम पे कर लिया, तो सेविंग कितनी हुई, 25% ऑफ दिस। अब मैं इसी पैसे को यूज करके अगर मैं और आइटम्स खरीदना चाहता हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मैं 3 किलो एक्स्ट्रा खरीद सकता हूं। अगर ये पैसा भी यूज कर लूं तो मैं कह सकता हूं 3 किलो किस पे, रिड्यूस्ड प्राइस पे। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहां से आप डायरेक्टली रिड्यूस्ड प्राइस निकाल सकते हैं। 25% 1/4 होता है तो ये बनेगा 1/4 इंटू 360, 90 आ जाएगा। और रिड्यूस्ड प्राइस मेरे पास 90/3 आ जाएगा 30। रिड्यूस्ड प्राइस पूछा होता तो ये वाला मेथड थोड़ा आसान हो जाता क्योंकि वन लाइनर आपको आंसर मिल जाता। अब आगे हमसे क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस। तो प्राइस कितना रिड्यूस हुआ था, 25%। तो ओरिजिनल अगर 4 था तो जो नया प्राइस है वो कितना होगा, 3। 3 रेशियो 30 को रिप्रेजेंट करता है तो 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 40 को। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है। ये वाला मेथड जनरली मैं बेस्ट मानता हूं क्योंकि इससे हर तरीके से आपसे आंसर आ ही जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती और हर बार आप निकाल सकते हैं। और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं सेम ही कंसेप्ट पे, प्रोपोर्शनैलिटी यूज करके, तो बेटर रहता है। कहता है 3 नंबर्स का सम 172 है। पहले और दूसरे नंबर का रेशियो 3:4 है। दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो मेरे पास 6:11 दे रखा है। ठीक है, हमें बताना थर्ड नंबर क्या होगा। पहले तो आपने देखा थर्ड नंबर 11 का मल्टीपल होगा, चारों ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, नहीं कर सकते। तो पहला है, दूसरा है, दूसरा है, तीसरा है। दूसरे नंबर को इक्वल करेंगे तो यहां पे 2 से और यहां पे 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 9:12:22 आएगा मेरे पास रेशियो। इनका सम कितना दे रखा है, 34 और 9 43 रेशियो। ये दे रखा है मुझे 172। कितने टाइम्स जाएगा, 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए। आप कहेंगे सर 4 से, और 4 से ही पूरा कट भी जाएगा। तो एक रेशियो मेरा 4 के बराबर आ गया। थर्ड नंबर बताना है तो 22 इंटू में 4, ये हो गया 88। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इस ग्राफ में क्या दे रखा है, रुपीज में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इन 4 एम्प्लॉयज का मई, जून और जुलाई महीने में, उसकी वैल्यू बता दे रखी है। हमसे पूछा है कमल का एवरेज इंक्रीमेंट बता दो इन 3 मंथ्स। तो कमल की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास कमल है ये रहा। ये वाली वैल्यू देखेंगे 60 और 70 के बीच में तो ये 65 है। ये वाली वैल्यू देखूंगा 50 और 60 के बीच में, ये 55 है। और ये वाली वैल्यू देखूंगा 70 और 80 के बीच में तो ये 75 है। ठीक है, हमें बताना है कि इनका एवरेज क्या होगा। आप देख सकते हैं डेविएशन भी अगर मैं लगाऊं, 65 को पकड़ लो, बीच में पड़ रहा है, ये +10 है, ये -10 है। नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, 0। तो 65 ही मेरी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। वरना तीनों का सम करके डिवाइडेड बाय 3 तो आप कर ही सकते हो, तब भी मिल जाएगा। अगले सवाल पे चलता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ये एडिटेड सीपीओ में पूछा गया था आपका। क्वेश्चन में क्या था, कोट स्क्वायर थीटा 1 - e² दे रखा है और यहां पे इसका मान बता दो। अब ध्यान रखना, ये एक्चुअली में e एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट जिसे हम बोलते हैं, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, जो हायर क्लासेस में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मान, ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को करा सकता हूं इसका मान अपनी मर्जी से एज्यूम करके, बट आप ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू एक्चुअली में फिक्स होती है। तो एक मान हमें फिक्स दे रखा है यहां पे कि ये है। तो इससे पहले बेसिक से देखेंगे और बाकी ई का मान अपनी मर्जी से अगर हम मान के भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आंसर्स भी ई की फॉर्म में दे रखे हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है। कोट स्क्वायर थीटा 1 - e² दे रखा है हमसे, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, कोट का रिलेशन किसके साथ होता है स्क्वायर में, आपको पता है ये रिलेशनशिप होती है कोसेक स्क्वायर से। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास, ये रिलेशनशिप मुझे पता है। अब यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे कोट भी दिख रहा है, ये सेक है, इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसे कोसेक थीटा प्लस कोट स्क्वायर को एडिटिव रहने देता हूं। एक कोट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कोस बाय साइन,
और यहां पे मेरे पास sec क्या होता है 1/cos। ठीक है, तो ये कट गया। अब 1/sin तो क्या होता है कोसेक, तो यहां पे कोसेक की फॉर्म में मुझे चीजें मिल गई, कोसेक प्लस कोट स्क्वायर और यहां पे कोसेक। कोसेक को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ही बन गया मेरे पास। और 1 प्लस कोट स्क्वायर भी कुछ नहीं होता, ये बेसिकली क्या है कोसेक स्क्वायर ही है। तो यहां पे कोसेक क्यूब का मान मुझे बताना है क्या होगा। अब यहां से सॉल्व कर लो, देखो कोट स्क्वायर पता है मुझे, पता है इसमें 1 ऐड कर दूंगा दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 2 माइनस ई स्क्वायर हो गया, और कोसेक क्यूब थीटा करूंगा अगर मैं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी पावर। बेसिकली मैंने क्या करा, इसकी जो पावर थी इसमें दोनों जगह मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2 यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका, ऑल दिस क्वेश्चन में अगर हम ई को, आपको समझ नहीं आया कि सर ई का मान क्या होगा, ध्यान नहीं करेक्ट एग्जाम में एक्सपोनेंशियल है और आपने वैल्यू पुटिंग कर ली, तब भी कर सकते हैं। अब ई का मान अगर आपको रखना भी होगा तो क्या रखेंगे, कोट के केस में हमें पता है अगर एंगल को 45 बना दें तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ई का मान अपनी मर्जी से मान लेता हूं, यहां पे से ई को कर देते हैं हम 0, तो मेरे पास यहां पे, और ये भी तभी कर पा रहा हूं अगर मैं इसे वेरिएबल मान लूं, और यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू मान रहा हूं इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूं कोट स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया मेरे पास, ये 45 डिग्री आ गया। अगर थीटा 45 डिग्री आ गया तो रखो यहां पे ई को, यहां पे देख लेना आप कि ऑप्शंस में क्या बन रहा है। जब ई को आप 0 कर रहे हो ना, तो मेरे पास ये 2 की पावर 3/2 आ रहा है, ये मेरे पास 1 की पावर 3/2 जिसे मैं 1 ही कह सकता हूं, ठीक है, और ये भी मेरे पास 1 आ रहा है, और यहां पे मेरे पास ये 2 की पावर 1/2 मतलब √2। तो आप ध्यान रखिए यहां पे कि दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, अगर मेरा आंसर 1 बचा ना यहां पे, तो फिर मुझे नहीं कर सकता, फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैंने फिलहाल तो यहां पे 45 डिग्री रख दिया। यहां पे कोसेक 45 का मान क्या होता है, √2 होता है। कोट 45 तो ये 1 ही है, और यहां पे सेक 45 भी मेरे पास क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। तो ये बन गया 2√2। अब 2√2 मेरे पास क्या है, इसे 2 की पावर 3/2 लिख सकता हूं। देखो 2 है 2 की पावर 1, √2 है 2 की पावर 1/2, 2 को कॉमन लिया, 1 प्लस 1/2 ये आ गया 3/2। क्या ये 2 की पावर 3/2 है। तो मेरे पास 2 की पावर 3/2 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था, तो यही जाएगा। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, एंगल ए का अगर हम बाइसेक्टर बना दें तो वो डी पॉइंट पे जाके मिलता है। ए बी दे रखा है 10.4, ए सी दे रखा है 15.6। हमें बताना है यहां पे बी डी अगर 5.2 है तो पेरीमीटर क्या होगा एबीसी का, इस पूरे का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको बस ये वाला मान चाहिए, अगर ये मान मिल गया तो सबको सम कर दोगे आप। अब एंगल बाइसेक्टर दे रखा है अगर मुझे, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड बराबर होता है दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। तो इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे 10.4 है और ये 5.2 है, ये इसका कितना जा रहा है, 2 गुना जा रहा है, तो ये वाली साइड का 2 गुना क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब 15.6 को 2 से डिवाइड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 7.8। अब सम कर दो, x का मान भी आ गया मेरे पास, 10.4 प्लस 15.6 26 प्लस 5.2 31.2 32 और 7 39। पैरामीटर आ गया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। मेरे पास नंबर दे रखा है 432A5B। कहता है कि 22 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, और ये सबसे बड़ा नंबर है। तो हमें बताना है
डिफरेंस क्या होगा ए और बी में, ठीक है। इसे मतलब अपने आप में लार्जेस्ट रखना है हमें इस नंबर को, जिससे ये 22 से डिविजिबल हो जाए और 5 से डिविजिबल ना हो। ए और बी का डिफरेंस क्या होगा? आप कहेंगे सर देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की जो डिजिट है ना वो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अब देखो 0 और 5 नहीं हो सकती, तो क्या क्या बी का मान हो सकता है मेरे पास? आप कहेंगे सर बी हो सकता है 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है, और 22 से भी डिविजिबल है, तो मतलब लास्ट की डिजिट इवन होनी चाहिए। इस चीज को भी मैंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 लिखा है, वरना क्या हो सकता? 1, 2, 1, 3, 7 और 9 भी लेना पड़ता। 22 से डिविजिबल है तो 2 इंटू 11 से कटेगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट डिजिट इवन, तो बी की यही वैल्यूज मेरे पास पॉसिबल है और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे 11 से भी कटेगा तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। आप कहेंगे सर और प्लेसेस पे जो वैल्यूज है इनका सम कर दो, ये आ गया a प्लस बी प्लस 3। इवन प्लेसेस पे जो वैल्यूज है उनका सम कर दो, 6 और 5 11। जो इनका डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 11 से कटना चाहिए। डिफरेंस अगर मैं निकाल रहा हूं तो a प्लस बी माइनस 8 बचेगा मेरे पास, ये 11 से कटना चाहिए। तो आप a प्लस बी का मान क्या रख सकते हैं? देखो a और b क्या है मेरे पास? सिंगल डिजिट्स होती हैं। a और b क्या होती हैं? मेरे पास डिजिट्स होती हैं। तो आप कहेंगे सर a को मैक्सिमम 9 रख दूं और b को 9 रख दूं, तब भी सम 18 होगा, माइनस 8 करूंगा 10 आएगा, 11 से नहीं कटेगा। तो a और b का मैक्सिमम रखने के बाद भी मैं यहाँ पे 11 नहीं ला पा रहा, तो मुझे क्या ले आना पड़ेगा? इसे मुझे 0 के बराबर ही इक्वेट करना पड़ेगा। और अगर ये 0 के बराबर इक्वेट करा तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी मेरा किसके बराबर? 8 के बराबर हो गया। अब क्या मान रखे? हमें इस नंबर को मैक्सिमम बनाना है। ये देखो a मेरा 100 प्लेस पे है, ठीक है, b मेरा यूनिट प्लेस पे है, तो हमें कोशिश करनी है अगर इस नंबर को सबसे बड़ा बनाना है तो a को मैक्सिमम करना पड़ेगा और b को मिनिमम करना पड़ेगा। या b से कोई एक्चुअली में मतलब नहीं है, मेरा टारगेट ये कि बस ऐसी वैल्यू रखूं कि a का मान मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, b का भी मैक्सिमम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a सबसे बड़ा रखना है। तो a की सबसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल क्या है? आप कहेंगे सर b का मुझे पता है 2, 4, 6 और 8 ही हो सकता है, और a और b आपस में डिपेंडेंट है कि इन दोनों का सम 8 आएगा। तो अगर a को सबसे बड़ा करना है तो b को कोशिश करेंगे सबसे छोटा कर दो। b को अगर 2 दे दिया तो a को मिल जाएगा 6। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि अगर b को मैं 2 के अलावा कुछ भी रखूंगा तो a की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, उस केस में सबसे बड़ा नंबर नहीं बन पाएगा मेरे पास। तो आप कहेंगे सर a 6 होगा, b 2 होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो हो जाएगा मेरे पास 4। यही हमसे पूछा है। अगले सवाल पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसे सोल्व करके बताना है क्या आएगा। ध्यान से देखिए, देखो सबसे पहले तो ऑफ सोल्व होगा, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस तो अपने आप बाद में होते रहेंगे। 6 8 जा जाएगा, 5 8 जा 40 प्लस 56 96 माइनस 6 90 आ गया ऊपर। नीचे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो हो गया 50, इन दोनों का सम 5 से काटूंगा 10, 3 इंटू 10 30, 65 माइनस 30 ये हो जाएगा 35। अगेन आप 5 से काट दो तो ये आ जाएगा 18 और यहां पर आ जाएगा 7। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपसे अभी फिलहाल यहीं विदा लूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।